Assalamu alaikum everyone, this is वसीम अकरम एंड यू आर वाचिंग वसीम्स अकेडमी। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि एक वेब पेज में इनपुट फॉर्म कैसे क्रिएट किए जाते हैं। एक इनपुट फॉर्म में कौन कौन सी इनपुट फील्ड्स इस्तेमाल होती हैं और डाटा इनपुट फील्ड से सबमिट होने के बाद बैकएंड फॉर्म में कैसे जाता है। ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे और प्रैक्टिकली इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे विजुअल स्टूडियो के ऊपर कि हम इस फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनपुट फॉर्म क्या होता है। ये आपको राइट साइड पे एक फॉर्म नज़र आ रहा है जिसके अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स दी गई हैं और लास्ट पे एक बटन दिया गया है। तो वेब पेज के ऊपर हमें अक्सर इस तरह के फॉर्म्स मिलते हैं साइन अप के लिए या फिर लॉगिन के लिए। तो HTML के अंदर बेसिकली ये फॉर्म होता क्या है। HTML का जो फॉर्म एलिमेंट होता है वो बेसिकली एक कंटेनर के तौर पे काम करता है। उस कंटेनर के अंदर हम डिफरेंट इनपुट फील्ड्स जो होंगी उनको इस्तेमाल करेंगे। अब वो इनपुट फील्ड्स क्या होती हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देख ली हैं कि टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस HTML के फॉर्म एलिमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इनपुट फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है। जो HTML का फॉर्म है वो इस फॉर्म टैग के साथ स्टार्ट होता है। ये एक पेयर टैग है और हमें पता है कि एक पेयर टैग जो होता है उसका एक स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है और उस स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स के दरमियान में हम अपना कंटेंट लिखते हैं। तो इस इनपुट फॉर्म का भी जो कंटेंट होगा वो इस स्टार्टिंग फॉर्म टैग और इस एंडिंग फॉर्म टैग के दरमियान में आएगा। और वो कंटेंट क्या होगा, डिफरेंट इनपुट फील्ड्स जो हमने उस HTML के फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करनी होगी वो इसके कंटेंट के तौर पे इन दोनों टैग्स के दरमियान आएंगे। अब जो इनपुट फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, वो या तो टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है या कोई भी बटन हो सकता है। तो ये तो कुछ हमने स्ट्रक्चर देखा कि कैसा इनपुट फॉर्म नज़र आता है। अब हम उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनपुट फील्ड्स जो है वो हम अपने इस इनपुट फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल, पासवर्ड, नंबर, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, डेट, सिलेक्ट। अब ये सिलेक्ट क्या है इसको भी हम देखेंगे। ये बेसिकली एक लिस्ट के तौर पे आइटम्स को दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और बटन, सबमिट बटन और रीसेट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनपुट फॉर्म के अंदर इस्तेमाल होती हैं। हम इनको प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर भी चेक कर लेते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल की जाती है। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। ऑलराइट जी, मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है जैसे हमने लास्ट क्लासेस के अंदर देखा था। तो अब हम यहाँ से अपना जो इनपुट फॉर्म है उसको क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा फॉर्म और फॉर्म लिख के जो ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्म एलिमेंट आ गया है और इसका एक एट्रीब्यूट आ रहा है एक्शन। अब ये एक्शन क्या है, एक्शन का मतलब ये है कि हमारे इस HTML के फॉर्म के अंदर हम जितनी भी इनपुट फील्ड्स इस्तेमाल करेंगे, जब हम उनको फिल कर लेंगे, उनके अंदर डाटा एंटर कर लेंगे और बाद में जब हम सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो सबमिट का बटन प्रेस होने के बाद वो डाटा किस फॉर्म को दिया जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। हमें जो वेब पेज के ऊपर फॉर्म नज़र आ रहा होता है उसके अंदर हम डाटा एंटर करते हैं और डाटा एंटर करने के बाद हम सबमिट का बटन प्रेस करते हैं। सबमिट का बटन प्रेस होने के बाद क्या होता है कि हमारा डाटा वहाँ से उस HTML फॉर्म से कलेक्ट हो के किसी और फॉर्म को दे दिया जाता है और वो उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद हमारी डाटाबेस के अंदर डाटा को सेव कर देता है। तो हम यहाँ पे उस फॉर्म का पाथ प्रोवाइड करेंगे जिस फॉर्म को हम अपना डाटा सबमिट होने के बाद देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कोई भी नाम लिख लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ action.php। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे PHP ही इस्तेमाल करें, हम कोई और भी लैंग्वेज इस्तेमाल करके किसी और लैंग्वेज के अंदर भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो हम फॉर द टाइम बीइंग इस action.php को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। अब फॉर्म एलिमेंट के अंदर डिफरेंट इनपुट फील्ड्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहले जो इनपुट फील्ड हम देखने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट लिखूँगा और आप देख सकते हैं इनपुट लिखने के बाद जो ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट फील्ड है वो टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्म में ही आती है। तो इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद जो ही हम इसको चेक करेंगे
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ गई है, लेकिन इनपुट फील्ड जो है वो इस तरीके से हमें डिस्प्ले नहीं होती वेब पेज के ऊपर। यहाँ पे उस फील्ड के बारे में कुछ लिखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने नेम एंटर करना है तो यहाँ पे साथ लिखा होगा फर्स्ट नेम या फिर फुल नेम, या अगर यूज़र नेम या पासवर्ड है तो वहाँ पे साथ मेंशन होता है कि ये जो इनपुट फील्ड है ये फ़लाँ चीज़ के लिए है। तो उसको हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यूज़र नेम कॉलन लगाऊँ और सेव करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र नेम आ गया है और उसके सामने इनपुट फील्ड आई है। लेकिन मैंने जब यहाँ पे लिखा तो आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम के बाद नेक्स्ट लाइन पे इनपुट फील्ड मेरी आई हुई है, यानी कि मैंने नेक्स्ट लाइन के ऊपर इनपुट फील्ड प्रोवाइड किया। होना तो ये चाहिए था कि ये नेक्स्ट लाइन पे आए। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे BR टैग का इस्तेमाल कर लूँ। और BR टैग का इस्तेमाल करने से आप देख सकते हैं कि मेरी जो इनपुट फील्ड है वो नेक्स्ट लाइन पे आ चुकी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जो BR टैग है उसको इस्तेमाल करें। उसकी बजाय हम एक और टैग इस्तेमाल करेंगे जो कि है div टैग। ये बेसिकली एक डिवाइडर टैग है और इसको कंटेनर के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद ये है कि ये डिफरेंट चीज़ों को अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। तो मैं इसको सेव करके ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ और ड्रैग करने के लिए मैं Alt का बटन प्रेस करके अप की अगर प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया है। अदरवाइज़ मुझे क्या करना पड़ता, मैं इसको कट करके ऊपर लाता। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कुछ कीवर्ड शॉर्टकट्स हैं वो आपने याद रखने हैं, कोडिंग करने में हमें ये हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, सेव किया मैंने, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही div टैग के अंदर ये रखी हैं तो ये एक ही लाइन के ऊपर मुझे शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको यूज़र नेम अलग नज़र आए अलग लाइन पे और इनपुट फील्ड अलग लाइन पे नज़र आए तो आप दोनों के लिए अलग अलग जो div टैग्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे गौर करिएगा कि अगर मैं यहाँ पे इस यूज़र नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट नहीं होता। अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने अगर वेब पेज के ऊपर कोई चीज़ इनपुट करनी है और हम उसके यूज़र नेम वाली जगह पे या यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा होगा अगर हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो जो फील्ड होती है वो सिलेक्ट हो जाती है। उसका तरीका क्या है, उसके लिए हमें ये करना होगा कि मैं यहाँ पे एक लेबल टैग यूज़ करूँगा और लेबल में रख रहा हूँ फॉर का मतलब है कि ये लेबल आप किसके लिए रखना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये txt एक मेरा ID का नाम है। यहाँ पे मैं ID प्रोवाइड करूँगा, ID इज़ इक्वल टू txt। अब ये ID क्या है, ये बेसिकली यूनिक आइडेंटिफायर है मेरे इस इनपुट फील्ड का। इस पूरे इनपुट फॉर्म के अंदर इस ID के साथ कोई और इनपुट फील्ड मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो जब भी मैं इस लेबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी ये वाली जो इनपुट फील्ड है ये सिलेक्ट हो जाएगी। मैं अब इस लेबल को कोई नाम दे लेता हूँ। ये इसके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स के दरमियान में लिखूँगा यूज़र नेम। सेव किया और सेव करने के बाद आप चेक करिएगा कि जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इनपुट फील्ड जो है ये सिलेक्ट हो गई है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक और इनपुट फील्ड इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो है ईमेल, और उसकी टाइप मैं रखूँगा ईमेल और ID मैं इसकी चेंज करके ईमेल रख देता हूँ और यहाँ पे फॉर में भी ईमेल कर देता हूँ ताकि जो ID मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है उसी के लिए ये ईमेल इस्तेमाल हो। तो अब जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गई है। अच्छा, अब ये ईमेल टाइप जो है बेसिकली देखने में हमें दोनों एक जैसी लग रही हैं, लेकिन आप गौर करिएगा जो ही मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आ रहा हूँ तो आप देखिएगा नीचे एक टूल टिप आ रही है जिसमें वो हमें बता रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड एंड ऐड द रेट साइन इन एन ईमेल एड्रेस। यानी हमारा इनपुट फॉर्म हमसे डिमांड कर रहा है कि इसके अंदर ऐट द रेट सिंबल जो है उसको यूज़ किया जाए, क्योंकि ईमेल के अंदर ऐट द रेट सिंबल ही इस्तेमाल किया जाता है, ऐट सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप ऐट सिंबल इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि आपने गलत एंट्री कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और div टैग लिख लेते हैं और इस दफ़ा हम उसको
पासवर्ड के लिए रखेंगे, मैंने आईडी चेंज कर दी है और टाइप मैं रख रहा हूँ इसकी पासवर्ड। सेव किया और यहाँ पे ईमेल की जगह पे पासवर्ड कर दिया मैंने। अच्छा, पासवर्ड वाली फील्ड किस लिए इस्तेमाल होती है? ये आपसे इनपुट तो लेगी लेकिन वो इनपुट आपको ऐसे डॉट्स की फॉर्म में नज़र आएगी। हम चाहते तो इसकी जगह पे सिंपली टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन पासवर्ड फील्ड हमेशा ऐसे हिडन फॉर्म में कैरेक्टर्स आपको दिखाती है, आपको प्लेन फॉर्म में कैरेक्टर्स नज़र नहीं आते। उसके बाद हम साथ ही एक और इनपुट फील्ड जो है वो चेक कर लेते हैं। उसकी मैं टाइप रख रहा हूँ डेट और आईडी चेंज कर दी मैंने उसकी और यहाँ पे रखा डेट और सेव किया। सेव करने के बाद अब देखिएगा कि यहाँ पे एक ये कैलेंडर ओपन हो गया जहाँ से आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको इनपुट के तौर पे हम अपने फॉर्म को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट मिस कर रहे हैं, वो है नेम एट्रीब्यूट। अच्छा, नेम एट्रीब्यूट क्या होता है? नेम एट्रीब्यूट का मकसद है कि ये जो हमने एलिमेंट इस्तेमाल किया है, ये टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल किया है, उसकी वैल्यू हम इस नेम एट्रीब्यूट के ज़रिए अपने इस वाले फॉर्म को प्रोवाइड करेंगे। यानी जो भी वैल्यू हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर करेंगे वो इस नाम के साथ हमारे इस एक्शन फॉर्म के अंदर जाएगी। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1। अब जब भी मैं इसके अंदर इस वाली टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी डाटा एंटर करूंगा और मैं सबमिट वाला बटन प्रेस करूंगा तो जब मेरे इस फॉर्म के अंदर डाटा जाएगा तो उसको पता चल जाएगा ये टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो डाटा था वो आया है और उसको फिर उसके मुताबिक हैंडल कर लिया जाएगा। तो आप सभी इनपुट फील्ड्स के अंदर ये नेम एट्रीब्यूट भी प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ ईमेल 1 कोई भी आप नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप नेम एट्रीब्यूट प्रोवाइड नहीं करते तो आपका डाटा सबमिट नहीं होगा उस फॉर्म के अंदर। तो ये एक ज़रूरी एट्रीब्यूट है जो कि आपने हर इनपुट फील्ड के अंदर लाजमी प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इनपुट टाइप है जी नंबर, और जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये आपसे कोई ना कोई नंबर डिमांड करेगा। तो मैं यहाँ पे नंबर के तौर पे कौन सी इनपुट हम ले सकते हैं? हम यूज़र से उसकी एज पूछ सकते हैं या कोई भी और ऐसी चीज़ पूछ सकते हैं जो कि हम नंबर में उससे एक्सेप्ट करना चाहें। तो एंटर योर एज, आईडी चेंज कर दी मैंने और यहाँ पे नाम भी मैं माई एज रख रहा हूँ। और आप देखिएगा कि यहाँ पे इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट जो है उसको एंटर नहीं कर सकता, मैं जस्ट नंबर्स एंटर कर सकता हूँ। उसके बाद एक और हमारे पास इनपुट फील्ड होती है, उसका नाम है चेक बॉक्स। मैं इसका नाम, इसकी आईडी चेंज कर लेता हूँ और नाम भी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा आर यू एलिजिबल। अच्छा, ये वाला चेक बॉक्स किस लिए इस्तेमाल होता है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये टिक लग जाएगी और इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो वो टिक हट जाएगी। तो इनपुट फॉर्म्स के अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ऐसा चेक बॉक्स इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसके लिए वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके हम टाइप रखेंगे चेक बॉक्स और आईडी और नेम वगैरह, तो आपको आइडिया हो गया कि हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक और इनपुट फील्ड हमारे पास इस्तेमाल होती है और वो है रेडियो बटन्स। टाइप हम रखेंगे रेडियो और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर BR टैग। अच्छा, रेडियो बटन्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? रेडियो बटन्स हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो
और हम अक्सर औक़ात वेब पेजेस के ऊपर जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जो रेडियो बटन है वो मैं रखूँगा मेल के लिए, और यहाँ पे आईडी में रख दूँगा मेल, और नेम में रखूँगा जेंडर। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे BR टैग लगा दूंगा ताकि बाकी चीज़ें नीचे वाली लाइन पे आ जाएं। BR हमें बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। आईडी चेंज कर लेता हूँ इसकी, फीमेल, और यहाँ पे फॉर फीमेल, यहाँ पे अदर, और यहाँ पे भी अदर। अब आप गौर करिएगा, मैं जो ही यहाँ पे इनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक कर रहा हूँ तो कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, जब दूसरे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो दूसरा अनचेक हो जाता है। यहाँ पे चेंज करना है मुझे, यहाँ पे फीमेल लिखूँगा और यहाँ पे अदर। अब आप देख सकते हैं कि किसी के ऊपर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो रहा है, सारे सिलेक्ट नहीं हो रहे। उसकी रीज़न ये है कि नेम जो है वो मैंने एक ही रखा हुआ है, लेकिन उनकी आईडी मैंने चेंज कर दी है। अब नेम एक रखने का मकसद क्या है कि जब तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगा और वो जाके सबमिट होगा मेरे फॉर्म के अंदर, तो मेरे जो बैकएंड फॉर्म होगा उसको पता चल जाएगा कि ये वाली वैल्यू जेंडर की ही वैल्यू है। मैंने आपको बताया ना कि नेम एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से जो वैल्यू होगी वो पीछे वाले फॉर्म में जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि ये फ़लाँ एलिमेंट की वैल्यू थी। अब इन तीनों में से जब कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो वो होगा तो जेंडर ही ना, इस वजह से मैंने उसका नाम सेम रखा है, लेकिन उसकी वैल्यू उसकी जो आईडी है उसको चेंज कर दिया है ताकि मैं उसको हर एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। मेल को अलग आइडेंटिफाई कर सकूं, फीमेल को अलग आइडेंटिफाई कर सकूं, और जो अदर ऑप्शन है उसको अलग से आइडेंटिफाई कर सकूं। लेकिन जो पीछे सेव होगा वो इसी नाम के साथ जाके सेव होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है जी सिलेक्ट। और सिलेक्ट का काम क्या है? सिलेक्ट का काम ये है कि वो आपको एक लिस्ट के अंदर आइटम्स प्रोवाइड करेगा, और इसको मैं नाम दे देता हूँ माई लिस्ट, और आईडी में रख देता हूँ लिस्ट 1, और यहाँ पे भी लिस्ट 1 रख देता हूँ, और लेबल में रख देता हूँ सिलेक्ट एनी आइटम। सेव किया। अच्छा, आइटम्स प्रोवाइड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो सिलेक्ट के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स हैं इनके दरमियान में हम डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 है, इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ कॉफ़ी। इसको 2-3 दफ़ा कॉपी कर लिया। टी, मिल्क, और ऑप्शंस में हम स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। पहली वैल्यू कॉफ़ी की है तो मैं स्क्रीन पे भी कॉफ़ी डिस्प्ले करवाऊंगा। यहाँ पे टी और यहाँ पे मिल्क। सेव किया, और सेव करने के बाद आप चेक करिएगा यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस प्रोवाइड किए थे, यहाँ पे भी 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। अब इस कॉफ़ी में और इस कॉफ़ी में क्या फ़र्क है? ये वाला जो कॉफ़ी मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान में लिखा है, ये हमें इस वेब पेज के ऊपर दिखाई देगा, नज़र आएगा। लेकिन ये वाला जो कॉफ़ी है, ये वाली हमारे इस ऑप्शन की वैल्यू है जो कि हमारे बैकएंड फॉर्म को प्रोवाइड की जाएगी। बैकएंड फॉर्म में जाएगी ये वाली वैल्यू। यहाँ पे आप जो भी दिखाएंगे उसका इस वैल्यू के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। वैल्यू यही वाली हमारी पीछे जाएगी। जितने भी आप ऑप्शंस यहाँ पे रखना चाहें उतने ऑप्शंस यहाँ पे बढ़ाते जाएं, उनकी वैल्यू यहाँ पे लिखते जाएं, और जो भी डिस्प्ले मेंबर आप रखना चाहते हैं वो इस स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स के दरमियान में रखते जाएं, तो आपकी ये लिस्ट एक बनती जाएगी। अब हमने फ़र्ज़ किया कि ये सारा फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया। अब हम इस फॉर्म की वैल्यूज़ को सबमिट कैसे करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे एक इनपुट की टाइप रखेंगे सबमिट,
और जो ही मैंने इनपुट की टाइप सबमिट रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन आ गया और उसके ऊपर सबमिट लिखा हुआ है। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि कैन नॉट गेट action.php। क्योंकि हमने इस एक्शन के नाम से कोई फॉर्म अभी क्रिएट नहीं किया हुआ। हमने सिंपली ये एक इनपुट फॉर्म तो क्रिएट किया, लेकिन हमने ये एक्शन पेज क्रिएट नहीं किया जो कि हमारी इन वैल्यूज़ को हैंडल करेगा। इस वजह से हमारा यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि कैन नॉट गेट दिस पेज। तो हम जब ये पेज क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम जो ही वैल्यूज़ को सबमिट करेंगे तो हम दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और जो भी हमने प्रोसेसिंग करनी होगी, और प्रोसेसिंग करने के बाद डाटा हम अपनी डाटाबेस के अंदर सेव कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और इनपुट की टाइप भी इस्तेमाल होती है और वो है रीसेट। और रीसेट की वैल्यू मैं रख देता हूँ रीसेट नाउ। इसका मकसद क्या है, जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैंने यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ एंटर की होंगी वो सारी रीसेट हो जाएंगी। यानी कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी वैल्यूज़ रीसेट हैं ऑलरेडी। मैंने यहाँ पे कुछ एंटर किया और अब देखिएगा जो ही मैं ये वाला बटन प्रेस करूँगा तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये रीसेट हो जाएंगी। तो ये कुछ इनपुट फील्ड्स थी जो कि हम इनपुट फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और मैंने इंतहाई बेसिक वे में आपको बताने की कोशिश की है कि हम अपना इनपुट फॉर्म जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। नो डाउट अभी ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, हमें इसमें कोई तरतीब नहीं है, लेकिन हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर अभी बनाया है। हम इसकी डिज़ाइनिंग भी करेंगे, सारा स्टाइल्स हम इसका ठीक करेंगे। वो किसकी मदद से करेंगे, वो CSS की मदद से करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम CSS के ऊपर भी आएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, और हो सकता है किसी जगह पे आपको कन्फ्यूजन भी हो। तो आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आप सबको जवाब दूँगा उस चीज़ का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह।